नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इन दिनों यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर उसका मुद्दा बहुत गर्म है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, चुप क्यों हैं। मैं चुप नहीं, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मेरी स्थिति ऐसे व्यक्ति की तरह हो गई है जिसके सर पर भारी चोट लगी हो और उसकी चेतना चली जाए, क्योंकि इस पर कहा क्या जाए। मतलब ये मेरी कल्पना से बाहर है कि ये कोई कर सकता है और ये बीजेपी की सरकार कर सकती है। बात पार्टी की नहीं है, बात विचारधारा की है। आखिर सवाल यह है कि कांग्रेस का एजेंडा बीजेपी की सरकार क्यों लागू करेगी, और बीजेपी की सरकार को अगर कांग्रेस का एजेंडा लागू करना है तो फिर बीजेपी की क्या ज़रूरत है। लोगों के मन में ये सीधा सा प्रश्न है। ये गाइडलाइंस ये तैयार हुई थी 2011 में, यूपीए की सरकार, जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी। ये गाइडलाइंस ठीक उसी तरह की है जिस तरह का सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक था, जिसका विरोध किया बीजेपी, लड़ी और उसको पास नहीं होने दिया, संसद से आने नहीं दिया। उसी की तर्ज पर बना, उसी के आधार पर बना, उसी की सोच पर बना ये यूजीसी गाइडलाइन जो है, इसको भाजपा की सरकार लागू करने जा रही है। देखिए, एक बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इस देश के सवर्णों ने कभी ऐतराज़ नहीं किया कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिले। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला, उस समय भी एक वर्ग को छोड़कर ज़्यादा लोगों ने विरोध नहीं किया। तो अनुसूचित जनजाति जनजाति को या पिछड़ा वर्ग को कुछ ज़्यादा मिले, इससे किसी को एतराज़ नहीं, इससे किसी को समस्या नहीं। समस्या पैदा की जा रही है। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने ये गाइडलाइन बनाई है, दो ही स्थितियां हो सकती हैं। एक, ये लोग अफीम के नशे में थे, या कहें कि अफीम से भी जो बड़ा नशा होता है सत्ता का नशा, सत्ता के नशे में थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, विरोध करेगा तो उसका कोई असर नहीं होगा। या तो ऐसे लोग हैं, या कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करना चाहता है। मुझे नहीं लगता इन दो के अलावा कोई तीसरा कारण हो सकता है, क्योंकि ज़रा सा भी, मैं कहता हूँ, सामान्य समझ, कॉमन सेंस अगर होती तो ये गाइडलाइंस ना आती। और सरकार की ओर से ये गाइडलाइन आई है, इसका मतलब सोच विचार कर सैबोटेज किया जा रहा है। ये हिंदू समाज को बांटने की कोशिश है। पार्टी का नारा, पार्टी की विचारधारा हिंदू समाज को जोड़ने की है, और सरकार का ये फैसला और सरकार का ये कदम हिंदू समाज को तोड़ने वाला है। इस गाइडलाइन से क्या होगा? सवर्ण और पिछड़ा वर्ग दोनों को आपने आमने सामने खड़ा कर दिया है, दोनों को एक दूसरे के दुश्मन के रूप में पेश कर दिया है। आपने कह दिया कि पिछड़ा वर्ग सवर्णों से पीड़ित है, और सवर्णों से कह दिया कि तुम आताई हो, तुम अत्याचार करते हो। अब आप देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो सामाजिक उत्पीड़न का शिकार कभी नहीं रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। जब संविधान बना उस समय आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, उस समाज के घाव पर मरहम लगाने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि अवसर समान मिले। लंबे समय से उनको पीछे धकेल दिया गया था, वो आगे आ सके, इसके लिए उनको विशेष सुविधाएं देने की ज़रूरत है, जिसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। देश में कहीं उसका विरोध नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। कुछ समय के विरोध के बाद उसका भी विरोध नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो किया गया है, ये दोनों समुदायों को आपस में भिड़ाने की कोशिश है, लड़ाने की कोशिश है। सरकार ये कह रही कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों को साथ नहीं रखा जा सकता, हमको रेफरी की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो कहीं भी कोई व्यवस्था होती है, न्याय की व्यवस्था होती है, वो कई स्तरीय होती है। हमारे यहाँ लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। आपको लोअर कोर्ट से अगर न्याय न मिले तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से न मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू का है
क्यूरेटिव पिटिशन का है, फिर आप राष्ट्रपति के यहाँ अपील कर सकते हैं। इतनी स्टेजेस हैं न्याय पाने के लिए। यूजीसी की इस गाइडलाइन ने क्या किया है, एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी होगी पूरे देश की। आज सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालयों को और कॉलेजेस को मिला दे तो संख्या हज़ारों में है। उसकी सिर्फ एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी। और पीआईएल के मामले में भी या मानहानि के मुकदमे के मामले में भी कोर्ट का रवैया ये होता है कि किसी को गलत तरीके से प्रताड़ित न किया जाए, फंसाने की कोशिश न की जाए। पीआईएल अगर उसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसका अगर इंटरेस्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ है तो कोर्ट ऐसे लोगों पर, ऐसा मुकदमा करने वालों पर, ऐसी पीआईएल फाइल करने वालों पर फाइन लगाता है, जुर्माना लगाता है और उनको चेतावनी दी जाती है। लेकिन यूजीसी की इस गाइडलाइन में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई छात्र अगर अपने टीचर के खिलाफ या अपने सहपाठी के खिलाफ गलत आरोप लगा दे और वो साबित हो जाए कि गलत है तो उसको कोई सज़ा मिलेगी। इसका कोई प्रावधान नहीं है, उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। उसको सिर्फ आरोप लगाना है और आरोप लगाने से पहले व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि सवर्ण को अपराधी घोषित कर दिया गया है। उसको केवल सज़ा सुनाई जाएगी कि सज़ा क्या होगी, अपराधी तो वो पहले से है। ये व्यवस्था ये मानकर चल रही है। सारे सवर्ण जो है पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं। पिछड़े समाज के लोग शिक्षा में पीछे रह गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका कारण है, ऐतिहासिक कारण है, सामाजिक कारण है। और कारण ये है कि उन्होंने शिक्षा की बजाय अपने हुनर को चुना। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा कह लीजिए या व्यावसायिक हुनर को चुना। सुनार, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, ये जो जातियों के नाम बने ये दरअसल प्रोफेशन के नाम हैं। प्रोफेशन के आधार पर जातियों के नाम बन गए। और ये मानना कि ये अशिक्षित है, अनपढ़ है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। ये उनकी शिक्षा, ये हुनर है, इनका एम्बेडेड ज्ञान है, मतलब अंतर्निहित जो इनकी प्रतिभा है वो इस क्षेत्र में है, क्योंकि बचपन से देखा है और सीखा है। आज जो अप्रेंटिसशिप की बात की जा रही है, ये बचपन से अप्रेंटिसशिप इन्होंने की है। जर्मनी का पूरा जो औद्योगिक ढांचा है वो अप्रेंटिसशिप पर टिका हुआ है कि फैक्ट्री में अप्रेंटिस बनाया जाएगा, आप वहाँ काम सीखिए, उसके बाद नौकरी पाइए। इसी की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। लेकिन ये जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है इन सारे ऐतिहासिक तथ्यों को नकारती है। वो एक नई विचारधारा लेकर आती है कि इस देश में पिछड़ा वर्ग के लोग अत्याचार का शिकार रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोग न कभी छुआछूत का शिकार रहे हैं, न सामाजिक बहिष्कार का शिकार रहे हैं, न सामाजिक उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। वो पढ़ाई में ज़रूर पीछे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई का रास्ता नहीं चुना, दूसरे काम चुने जिसमें उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा योग्य नहीं है उस क्षेत्र में कोई। लेकिन अब उनकी इस योग्यता को उनकी कमज़ोरी बताया जा रहा है और उनकी इस कमज़ोरी के लिए जिम्मेदार सवर्ण समाज को ठहराया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा मानना है कि इस एक कदम से 100 से ज़्यादा की रफ्तार से चलती हुई रेलगाड़ी को पटरी से उतार दिया है। पार्टी ने अपने लिए गड्ढा नहीं, खाई तैयार कर ली है। अब पार्टी की स्थिति वही है। याद कीजिए आप, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, शाहबानो का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, संसद से उन्होंने पलट दिया उस फैसले को। उसके बाद शिलान्यास करवाया, फिर उसे रुकवा दिया। जिस परिस्थिति में राजीव गांधी के समय कांग्रेस थी, आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उसे वहीं पहुंचा दिया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन बनाने वाले हैं, इन्होंने बीजेपी के साथ जितना बड़ा धोखा किया है और उसके अलावा समाज के साथ, देश के साथ जो धोखा किया है, देश में हिंदू समाज को तोड़ने का, जो शक्तियां तोड़ने में लगी हुई थी वो सफल नहीं हो पा रही थी। इस एक कदम से उन्होंने उनके उस अभियान को सफल बना दिया है। जिस तरह से मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद सवर्ण और पिछड़ा वर्ग आमने सामने था, उससे कई गुना ज़्यादा ये यूजीसी गाइडलाइन के कारण होगा। अब आप सोचिए, मैंने कहा ना 2011 में बना था,
उसी समय मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार में सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल भी लाया गया संसद में, जो पास नहीं होने दिया बीजेपी ने। उसमें था कि जहां भी सांप्रदायिक दंगा होगा वहां एक्शन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ होगा। हिंदू ही आक्रमणकारी माने जाएंगे, हिंदू ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार होंगे। अदालत और कानून का काम सिर्फ ये होगा कि सज़ा तय करे कि उनको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। ये यूजीसी गाइडलाइन वही काम कर रही है। इसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी कमेटी जो बनेगी उसमें मेल सवर्ण मतलब पुरुष सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं है। आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं या कर सकते थे क्या कि इस तरह की कोई कमेटी बनेगी उत्पीड़न की कैंपस में, जिसमें एक वर्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा। सवर्ण जनसंघ के समय से और ख़ास तौर से राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से बीजेपी का कोर वोट रहा है। बीजेपी की पिछले कुछ सालों से कोशिश है कि समाज के बाकी वर्गों को जोड़ा जाए, जो अच्छी बात है, देश और समाज के हित की बात है। लेकिन दूसरे समाज को जोड़ने के लिए जो आपका कोर वोट है, आप उसको धक्का मारकर बाहर निकाल रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें, तो उसको आपके समर्थन की सज़ा मिल रही है। तो सवाल यह है कि जिस तरह का विरोध इस समय है इस यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर, अब बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल है। अगर इस यूजीसी गाइडलाइन को वो रद्द कर दे तो मुश्किल में, लागू रहे तो मुश्किल में तो है ही। तो आगे कुआं पीछे खाई की जो कहावत है वहाँ पर खड़ी है आज भारतीय जनता पार्टी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसका नेतृत्व जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार है। इस मामले को जो लोग देख रहे थे वो जिम्मेदार है। इससे पता चलता है कि ये लोग पूरी तरह से या तो अक्षम हैं या षड्यंत्रकारी हैं। भाजपा के अंदर रहकर हिंदू एकता का नारा लगाकर ये हिंदुओं के विरोध में खड़े हैं, हिंदुओं को बांटने के लिए खड़े हैं। ये बांटना चाहते हैं ताकि ये कट सके। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? वो अपना सामाजिक आधार बढ़ाना चाहती है, ये तो अच्छी बात है। कोई भी पार्टी चाहे, सभी पार्टियों को कोशिश करना चाहिए कि वो अपना सामाजिक आधार बढ़ाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक वर्गों का समर्थन मिले उतना अच्छा है। लेकिन एक की कीमत पर दूसरे का समर्थन, ये कारनामा तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और वो कर रही है। ये यूजीसी गाइडलाइन ये बताती है कि सत्ता का नशा सवार हो गया है इस पार्टी पर। वो इस गलतफहमी में है कि हम कुछ भी करेंगे और लोग स्वीकार कर लेंगे, वरना इस पर 100 बार बहस होती और 1000 बार सोचते और फिर भी ये नहीं लाते। लेकिन बिना सोचे, अब आप देखिए, इतना बड़ा फैसला, समाज को बांटने का फैसला, दो समाज के लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने का फैसला हो गया और उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बोलने वाला नहीं। भाजपा की ओर से या सरकार की ओर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं। इससे ज़्यादा शर्मनाक गाइडलाइन कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार बना ही नहीं सकती थी कांग्रेस के सिवा। अब कांग्रेस को मात दे रही है बीजेपी कि नहीं, हम कांग्रेस से आगे जा सकते हैं। कांग्रेस के बारे में तो सबको पता है कि वो हिंदू विरोधी है, मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तो मुसलमानों का वोट पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है। सवाल यह है कि बीजेपी अपने कोर वोट को धक्का देकर क्या पाना चाहती है। पिछड़ा वर्ग में यादव उसको कभी वोट देता नहीं और आगे भी नहीं देने वाला। कुर्मी समाज के लोग 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा से अलग हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। तो अब भाजपा जो उसके साथ हर हाल में, हर परिस्थिति में, भाजपा हारती रही तब भी, जीतती रही तब भी उसके साथ खड़े रहे, उसके साथ ही ये व्यवहार हो रहा है। उसको बिना किसी अपराध के पहले से अपराधी घोषित किया जा रहा है। ये उसी तरह का है कि गांव में कहीं चोरी हो तो तय कर दिया जाए कि ये 5 घर हैं, इन 5 घरों के लोगों को ही चोर माना जाएगा, इन्हीं को सजा मिलेगी। आप हजारों लाखों युवकों का करियर, उनका जीवन बर्बाद करने का इंतजाम कर रहे हैं।
आप बताइए कि अगर कोई झूठी शिकायत हो जाए तो उसके निवारण का तरीका क्या है, और झूठी शिकायत नहीं होगी या नहीं होती ये कौन मानेगा, कौन कह सकता है। तो आप मौका दे रहे हैं कि आओ झूठी शिकायतें करो और इन लोगों को कैंपस से बाहर करो, वो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि केवल एक वीडियो से बात बनेगी नहीं। इस बारे में मैं अभी कुछ और पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आऊँगा। समय कितना लगेगा मालूम नहीं, लेकिन आऊँगा ज़रूर इस मुद्दे पर। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।